और गंभीर विषय पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, जो कुछ वक्तव्य दिया है वो तथ्य तो जानकारी में थे, लेकिन कुछ आंतरिक तथ्य भी थे अंदर के। उन तथ्यों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी मुशर्रफ साहब ने तो अपने पाकिस्तान में जाकर के और कुछ आगरा में बैठ करके ही उजागर किए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भी बातें बता देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया सीधा सीधा कि ये बातचीत असल भारत की वजह से हुई, हिंदुस्तान की वजह से हुई। कौन जिम्मेदार, कौन व्यक्ति, इसका कोई मतलब नहीं। उसकी आप इस सत्र में और देश के सामने, जनता के सामने ये सफाई आनी चाहिए थी कि ये मुशर्रफ साहब का वक्तव्य गलत है या सही है। खैर, अब जब आप जवाब देंगे, हो सकता आप देना चाहते हो। जहां तक ये बातचीत का सवाल है, तो पहले ही हमारा जी आपके सामने बताना चाहता हूं, हमारा दल समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन पूरी तरह से हमेशा तैयार रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातचीत का सिलसिला जारी रहे, और एक अवसर आएगा कि ये बातचीत कामयाब भी हो सकती है। ऐसे हम आशावादी हैं। बातचीत का सिलसिला आपने चलाया, उसका हम सभी सर्वदलीय बैठक में सबने आपका समर्थन किया, और आज भी हम कहना चाहते हैं इस्लामाबाद में आपकी बातचीत हो, उस बातचीत के आज भी हम समर्थक हैं। लेकिन सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी, और सावधानी इसलिए बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अलग होने के बाद 54 साल से लगातार अध्यक्ष महोदय बातचीत और युद्ध साथ साथ चल रहे हैं, लगातार 54 साल से। युद्ध हमेशा पाकिस्तान हारा है, हिंदुस्तान जीता है, और जब जब युद्ध के बाद बातचीत हुई है तो बातचीत में पाकिस्तान जीता है और हिंदुस्तान हारा है। ये अभी लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी बातचीत हुई है तो आप फिर समझिए, बातचीत में हिंदुस्तान हारा है और युद्ध में हिंदुस्तान जीता है, और बातचीत में हमेशा पाकिस्तान जीता है। और ये थोड़ा लगभग हम देखते हैं कि आगरा में भी वही स्थिति हुई, क्योंकि जिस तरह से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पहले शू में एक मजबूती के साथ एक कदम उठाया था, एक बात कही थी देश के सामने। जब तक जो आपने पत्र लिखा 23 मई को, किन परिस्थितियों में लिखा कि जब आप पहले एक हफ्ता पहले ये कह चुके थे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोकेगा, आतंकवाद सीमा के पार से बंद नहीं हो सकता है, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। और जब तक लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान से बात का कोई सवाल ही नहीं। और उसी बीच चाहे वो कमीशन कहिए, चाहे कमेटी कहिए, चाहे एक व्यक्ति का आपके तरफ से बड़े नेता जो रक्षा मंत्री रह चुके पंत जी, उनको कश्मीर की समस्या के लिए आपने नियुक्त भी कर दिया, और वो पूरा का पूरे लोगों से, बुद्धिजीवियों से, वहां के जितने दल हैं या जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले हैं या समर्थन करने वाले हैं, जो भी वहां पर हैं घटक या जो भी वहां के दल हैं, उसे वो बातचीत कर रहे थे। और उसी के साथ साथ जितने विरोधी दल के या विपक्ष के या जिसके दल के हैं, सभी दल के नेताओं से वो बातचीत कर रहे थे। अब वो बैठे श्रीनगर में या लद्दाख में या जम्मू में, और तब तक आपका पता चला गया। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में आपने पत्र लिखा है। आओ, जो पत्र लिखा है वो मुशर्रफ साहब ने तो स्पष्ट कहा कि पत्र लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक विदेशी के दबाव में। अगर विदेशी के दबाव में भी लिखा है तो मुझे ऐतराज नहीं, और क्यों ऐतराज नहीं, हम इसको मानते हैं
तो 1947 या 46 में एक विदेशी ने हम दोनों को लड़ा दिया, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों भाइयों को लड़ा दिया और हम अलग अलग हो गए। एक विदेशी ने अलग अलग कर दिया। अगर कोई विदेशी लोग छुप करके हम दोनों की दोस्ती करा देता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तीसरे पक्ष में हम सहमत नहीं हो कि कश्मीर के मामले पर तीसरा पक्ष कोई हस्तक्षेप करे। यह है आज हम कोई विदेशी अगर कराता है तो हमें ऐसा नहीं, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, करा दे बहुत अच्छी बात है। जहां तक ये जहां दोस्ती का सवाल, ये दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दोस्ती किए दोनों देशों की जनता की खुशहाली नहीं और धीरे धीरे जनता महसूस करने लगी है। वो अलग है कि हम जनता को नहीं जगा पाए हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती अध्यक्ष महोदय इसलिए भी जरूरी है कि हिंदुस्तान एक बड़ा एक मजबूत पड़ोसी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक हैं। हम देख रहे थे कभी कभी बातचीत में यहाँ पर, तो वो तो भले ही तानाशाह हो राष्ट्रपति, लेकिन वो बातचीत अपनी पाकिस्तानी भाषा में कर रहा था, हमारे लोग उससे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। ये मैंने खाना पे भोज में भी देखा और कहीं दूसरी जगह भी यहाँ वहाँ देखा, तो वो तो कर रहे थे पाकिस्तानी भाषा में बात और आपकी तरफ से कुछ लोग कर रहे थे विदेशी भाषा में बात। यही मैंने अंतर देखा है, ये अच्छी बात नहीं है। और देशों में भी हमने देखा है कि वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं। और आपने तो बहुत घूमा है प्रधानमंत्री जी, आप कितने देश किसी नहीं घूमे हैं, आप विदेश मंत्री की हैसियत से भी और कमेटियों के माध्यम से भी और गांधी जी की विचारधारा के प्रचार करने के लिए भी आपने पूरा का पूरा दुनिया बहुत घूमा है और आपने देखा भी है, आप पालन भी करते हैं। 95% 5% आप भी गड़बड़ा जाते हैं भाषा के सवाल को लेकर के, आप भी गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये अच्छा नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। वो जब वो अंग्रेजी बोलता तो ठीक था, कोई बात नहीं, विदेशी भाषा बोलता कोई बात नहीं। तो इसलिए हमारी सांस्कृतिक एकता है, चाहे कितनी भी राजनीति हो, चाहे सियासी हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे फौज हो, चाहे शासक हो, लेकिन दोनों देश की जनता की भावनाओं को रोका नहीं जा सकता है। दोनों देशों की जनता एका चाहती है, तो इसलिए वह जहां तक एका की बात करने का, हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके पक्ष में हैं। और मैंने अध्यक्ष महोदय इसलिए इस बात पहले से कह दी क्योंकि आपका निर्देश हो गया था, कोई बात अगर नहीं बनेगी हमारी, हम समझते कोई बात नहीं बनेगा बातचीत के लिए। सभी ने समर्थन दिया है और जानते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम होंगे, लेकिन सवाल तब उठता है, सावधान करने की जरूरत इसलिए है कि जब जब बातचीत होती है तो युद्ध हो जाता है। आप बस लेके गए और कारगिल का कब्जा हो गया, और फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी ने कहा कि कश्मीर की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक युद्ध की संभावना रहेगी। भाषा तो उन्होंने और तरह की भी कही थी, वो हम नहीं कहना चाहते हैं, भाषा इससे भी ज्यादा उनकी खराब थी। जैसा अखबार में आया, कितना सच कितना गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन अखबार में हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि जब कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी तो युद्ध की संभावना है और युद्ध भयंकर हो सकता है। तो ये जहां तक कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान लेकिन हम एक जरूर कहना चाहते हैं कि बातचीत आप इस्लामाबाद करने चाहें तो जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उनका स्वाभिमान और प्रसन्नता पहला अहम सवाल है। और जिस देश का स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो फिर आप समझिए, मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो भी आपकी बातचीत हुई वो हम आपको बताएंगे कि बातचीत में क्या पूरी तैयारी नहीं थी, क्या नहीं थी। आज की अखबार में हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी तो हिंदुस्तान की मीडिया ने भी आपकी बात को क्या हुआ कैसे हुआ उसको ठीक तरीका से भी सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुँचा पाया है। इस कूटनीति में तो आप असफल हुए हैं, ये क्या वजह थी आप बताएं, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस कूटनीति में आप असफल हुए हैं। और इसे मैंने शुरू में कह दिया कि जब जब बातचीत होती है तो पाकिस्तान जीत जाता है,
हिंदुस्तान हार जाता है। युद्ध जब जब होता है तो हिंदुस्तान जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है। ये दिमाग में बात रहनी चाहिए। जो लोग इस समय बातचीत में शामिल हों, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे आपका प्रतिनिधि हो, आप तो 1 to 1 बात करेंगे, बंद कमरे में करेंगे, बाहर भी आ जाएगी नहीं आ जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मजबूती से आपकी राय है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि 23 मई को आपने पत्र लिखा, 24 मई को पत्र मिल गया पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को, और 25 को उन्होंने फैसला कर लिया हम आएंगे हिंदुस्तान। और जब आएंगे हिंदुस्तान तो 28 जून का आप अखबार पढ़ेंगे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहला साक्षरक मैं हूं पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान कश्मीर के मामले में हमसे बात कर रहा है, केवल कश्मीर के मामले में। अब उस समय आके बयान की लिखा पोती तो आपकी सरकार की तरफ से गई है, लेकिन 2 बातें गई, 2 बात आपकी तरफ से जाना चाहिए था कि कश्मीर और क्यों नहीं गई बात, ये मेरी समझ नहीं आता है कि हम केंद्र कश्मीर केंद्र नहीं रहेगा बातचीत का। 2 का आपको भी इसका जवाब देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया, क्या परिस्थितियां थी, ये जवाब उत्तर देंगे तो हम जरूर इसका उत्तर चाहेंगे कि ये लीपापोती हुई है बयान की कुछ लोगों के माध्यम से, लेकिन आपकी तरफ से 2 बात आनी चाहिए थी कि कश्मीर की बात का केवल कश्मीर का केंद्र बिंदु नहीं रहेगा। जहां तक सवाल उठता है ये आपका भी आतंकवादियों का, आतंकवाद के मामले में तो हम जरूर कहेंगे और असफलता के बारे में बातचीत की इसलिए कहेंगे कि हमारे सामने एक दर्द है इस बात का, क्योंकि हमारे जाने पहचाने वैसे देश पूरा देश अपना, पूरे देश के लोग हैं। जो मैंने सुबह कहा था कि आप बातचीत में हारते हैं, बातचीत हुई चाहे ताशकंद की हो, चाहे शिमला की हो, चाहे लाहौर की हो, लेकिन जब बातचीत हुई युद्ध के बाद तो पाकिस्तान के तो 90,000 से लेकर 1 लाख जवान रिहा हो गए, और जब हम बातचीत युद्ध करने के बाद गए तो जो रणनीति की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से, और जिसमें हमारे इतने जवान शहीद हुए हों, अधिकारी शहीद हुए हैं, वो इलाका हमको मिला और बातचीत में हमने इलाके को वापस कर दिया, और उसी का परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। और जब हम 1,90,000 से लेकर 1 लाख जवानों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम 54 हों चाहे 100 हों, उन युद्धबंदियों को अभी तक हम छुड़ा नहीं सके। वो अलग है कि वो युद्धबंदी निर्माण करके आपके है युद्धबंदी, लेकिन पाकिस्तान मानता होगा कि ये तो जासूसी करने वाले थे, ये खुफिया का काम करने वाले थे, इसी नाम से अगर उनको बंद किए हुए हैं तो आपको साफ कर देना चाहिए कि हमारी युद्धबंदी और आपने इनको खुफिया या जो आपके खुफियागिरी करते हैं उस कानून के अंतर्गत आप गिरफ्तार किए बैठे हैं 30 साल से लगातार। तो इससे ज्यादा असफलता हमारी क्या हो सकती है देश की, ये दुर्भाग्य है जो बातचीत में है। तो इसलिए इस बातचीत से पहले आपको सबसे पहले ये 54 हो चाहे 100 हैं, इन लोगों को छुड़ाने का काम करना चाहिए। बातचीत हो अभी से आपको कह देना चाहिए कि हमारे लोग खुफिया के नाम पर, जासूसी के नाम पर, जैसा हमको विदेश मंत्रालय के कुछ लोगों ने बताया है कि हम शायद हो सकता है कि हम युद्धबंदी मानते हों और वो जासूसी या खुफिया के तौर पर गिरफ्तार किए बैठे हों, जेल में डाले हों, सड़ा रहे हैं, या उनका दिमागी संतुलन टूट गया है, संतुलन बिगड़ गया है, इसकी वजह स्वीकार न करते हों, या ये भी उनका तर्क हो सकता है जैसा कुछ विदेश मंत्रालय की तरफ से आ जाता है कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि हिंदुस्तान का कोई युद्धबंदी हमारे यहाँ नहीं है, तो अब कैसे स्वीकार कर ले। जब बातचीत होती है, दोस्ती होती है, तो इसमें किसी का मान अपमान का सवाल नहीं है, इसे उनको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए इस बातचीत में कम से कम ये रिश्ते हों कि हमारे जितने 54 हों चाहे 100 हों, जो प्रमाण है, बाकायदा प्रमाण तो आपने दिया है, आपने कहा है, ये ठीक है, लेकिन उनको किस तरह छुड़ाना चाहिए
और इतने भाव को उनके परिवार तो अपने को भुला चुके थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय जब से ये बातचीत हुई है तब से उनके परिवार के लोग बहुत भावुक हो गए। क्या उनके बच्चे हैं, उनकी धर्मपत्नियां हैं और जो भी उनके परिवार के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, इतने भावुक हो गए हैं। इतनी उम्मीद उनको जगह हमसे भी मिले हैं, आपसे भी मिले हैं, विदेश मंत्रालय से मिले, विदेश मंत्री जी से मिले होंगे, इतने भावुक हो गए। अब सबसे अच्छा काम हो रहा है कि हमारे परिवार के लोग छूट के आ जाए। लेकिन आगरा की बातचीत की वजह दो टूक कह दिया कि हम देखेंगे, राष्ट्रपति जी ने कहा देखेंगे पाकिस्तान के, और फिर ये भी कह दिया कि हमारे यहाँ कोई युद्धबंदी नहीं। फिर पाकिस्तान जाकर के भी वहां से भी आ गया कि हमारे यहाँ कोई बंदी नहीं, हम दिखवा रहे हैं। लेकिन इससे उनके दिलों पर पूछे, उनके इस्रार और समझने पर जो आपने बातचीत के माध्यम से उनकी भावनाएं जागृति का मेरे परिवार के लोग मिल जाएंगे, हमारे घर के जो लड़ाई लड़े हैं 1971 की मिल जाएंगे, उन पर पानी पूरी तरह से फेरा जा चुका है। इसलिए हमने कहा कि जब जब बातचीत होती है तो हम लोग हार जाते हैं, युद्ध होता तो जीत जाते। ये श्रीमान ये तो एक उदाहरण दिया है, जमीन का हमने दिया है, अब उसको नहीं देंगे, बातचीत हो रही है। वरना हम जानते हैं जो इलाका दिया है उस इलाके को कैसे दिया। अब वो बहुत ऐसी बातें हो गई कि वो हम बाहर हो गई, उनको नहीं हम कहना चाहते। देश के सवाल पर कभी इतिहास को झुठलाया भी नहीं जा सकता, इतिहास को दबाया भी नहीं जाना चाहिए। अगर भूलों पर हम लोग स्वीकार, भूलों को सामने रख करके जब बातचीत करेंगे तो अगली कोई भूल बड़ी न हो। इसलिए हम कहना चाहते थे किसी को ये बुरा नहीं मानना चाहिए, किसकी सरकार थी, किसके समझौते हुए था, लेकिन सच्चाई है कि रणनीति जो थी अपने देश की सुरक्षा के लिए और बड़े उस जगह को हमने दिया है, उन जगहों को न दिया होता तो आज स्थिति किसी कीमत पर नहीं हो सकती। तो जो ले लिया है तो आप अभी तक मैं कहूँगा तो उस संबंध में भी कमजोरी दिखाई गई है। जहाँ तक आतंकवादियों का सवाल है, अब ये अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा पर जो कुछ किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, वो तो पूरी की पूरी कश्मीर की सभ्यता संस्कृति को उन्होंने तहस नहस किया है। उसकी तो जितनी निंदा करनी चाहिए निंदा होनी चाहिए, लेकिन निंदा से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आतंकवादियों को रोकने में आपकी सरकार पूरी तरह विफल हुई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, जब आपका लाल किला सुरक्षित नहीं तो हिंदुस्तान का एक भी नागरिक नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं। और इसलिए आतंकवादियों में चाहे कहीं का आतंकवाद हो, आतंकवाद रोकने में पूरी तरह सरकार विफल हुई। उसी का परिणाम है कि एक साल बाद फिर अमरनाथ यात्रा पर इतने लोग यात्रियों को मारने की हिम्मत की गई। और जबकि पिछले साल पूरी सावधानी बरतने की सारी मीटिंगें हम सारे विपक्ष के नेता मौके पर गए, पहलगांव सब कुछ हुआ, उसके बाद भी अमरनाथ यात्रा पर ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये सबसे जो निंदा करना चाहिए हाउस को, सदन को, चाहे किसी भी तरह से हमारी अमरनाथ यात्रा भी नहीं पूरी हो सकती है। जैसे जिन परिस्थितियों में हो रही आए हैं लौट के, उनको पूछिए वो तो कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा क्या हम किसी तरह बच कर के आए, ये भावना पैदा हो गई है। तो अब इसका मतलब है कि सीधा सीधा आतंकवाद को रोकने में विफल है पूरी तरह सरकार रही। पता नहीं कैसे रणनीति बनाई जाती है। और सीधा सीधा है, जब आपने युद्ध विराम किया तो हमारे लोगों की ज्यादा जाने गए, आंकड़े कितने भी दिए जाए, लेकिन जब जब युद्ध विराम हुआ तब ज्यादा जाने गए लोग। और ये अब है, अब युद्ध विराम फिर खत्म हुआ तो जाने के लिए पश्चिम युद्ध विराम होता, फिर लागू होता, फिर जाता। ये पता नहीं कि आपकी सरकार का क्या स्टैंड है, क्या चाहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार देश के संवेदनशील मामलों में, आतंकवादी मामले में, सीमा की सुरक्षा में भी, कारगिल के सवाल को लेकर के, इनमें सब में आपकी सरकार भ्रमित है। इसका कोई सीधा सीधा देश की सुरक्षा कैसे की जाएगी, आतंकवादियों से कैसे मुकाबला किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, जब जब युद्ध होते हैं तो नई नई सीमाएं बनती हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि युद्ध के बाद जो की तीन सीमा रह जाती है, युद्ध भी हो जाता है और कुछ चला हो जाता है। दुनिया में जब जब युद्ध हुए तो नई नई सीमाएं हमेशा
तय हुई है, लेकिन यही हिंदुस्तान है जो युद्ध के बाद सीमाएं सिकुड़ती हैं। ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का। इसलिए दुनिया का हमने देखा पूरा का जब युद्ध हुआ है तो सीमाएं नहीं बनी हैं और आपकी सीमा ज्यों की त्यों नहीं रह पाती है। आज भी ठीक है बताएंगे, लेकिन चर्चा तो ये है कि पूरा का पूरा कागज जितना ज्यों का त्यों हमारे हाथों में नहीं आ पाया है। अब है सच है गलत है वो आप रक्षा मंत्री जानते होंगे, आप जानते होंगे। अब जब जवाब देंगे तो हो संतुष्ट करिए देश को और हम सब लोग को कि जितनी कारगिल में हमारी जितनी जमीन थी जो का तो हमने पूरे जो कब्जा कर लिया है। अब वो भी कब्जा में कितना हमको अपमानित होना पड़ा हमारे शहीदों को। अब तो कलेक्टर साहब ने किताब भी लिख दी कि हमने फौजें हटाई थी। अब तो उन्होंने किताब भी लिख दी और आपके सभागार में आप साहब आसन पर बैठे हुए थे, सारी दुनिया देख रही थी, कहा कि हमने पाकिस्तान की सेनाएं हमने हटाई। तो हमारे शहीदों की तो कुर्बानी देखा। तो इस तरह से हमारे देश के स्वाभिमान पर जो चोट आती है, इस हमारे देश के स्वाभिमान की चोट जो है वो सबसे ज्यादा दुनिया के मुकाबले हमारा देश इतना बड़ा विशाल सब कुछ होते हुए हमारी दुनिया में हमारे से ज्यादा सैनिक कहीं के लड़ाकू नहीं, बहादुर नहीं, जिन परिस्थितियों में लड़ते हैं और उसके बाद भी कोई आकर के राष्ट्रपति हमको भाषा सब सांसदों के सामने कह के चला जाए कि पाकिस्तान की फौज को तो मैंने हटाया था और आपने विजय का डंका पीट के चुनाव तक लड़ दिया। तो ये भी बात आनी चाहिए, साफ आनी चाहिए कि कैलेंडर सच है कि आप सच है। अब मौका आ गया है, इस मौके पे आपको बताना होगा, साफ साफ बताना होगा, इधर उधर की बात नहीं करना होगा। मैंने सवाल किया था इसी सदन के अंदर, तो बोले हम इस पर क्या उत्तर दें। इसे रक्षा मंत्री आप दें चाहे प्रधानमंत्री जी ने इसको साफ करना चाहिए कि हमारे फौज के जवानों ने, अधिकारियों ने पाकिस्तान की फौजों को हटाया है या विदेशी राष्ट्रपति के कहने से हटाया, विदेशी ने हटाया है, ये साफ आ जाना चाहिए। क्योंकि अब तो किताब लिख दी गई है तो हमारे जवानों के लड़ाई पर, हमारी कुर्बानी पर एक कलंक लग रहा है। इसलिए हमने आपसे कहा और इसे मैंने उत्तर चाहा कि आप साफ साफ उत्तर इसका दीजिए। जहाँ तक के बातचीत के जो भी परिणाम हैं अच्छे निकले। हम तो यहाँ तक कहते हैं सिलसिला जारी बना रहे, बातचीत होती रहे, लेकिन ये कैसे होगा कि यहाँ बातचीत भी हो रही है और लोग सीमा पे मारे भी जा रहे हैं, किसान अपना खेत काट नहीं पा रहा, बो नहीं पा रहा और बातचीत भी आगराम हो रही और सीमा पर आपकी आवाजें आ रही हैं, तोपों की आवाजें हैं, बंदूकों की आवाजें हैं और फिर उसके बाद वो कहते कि आजाद, जिस तरह आपको तो कह भी दिया है, प्रेस में भी कह दिया है कि जिस तरह से मुक्त वाहिनी सेना थी 1971 में, उसी तरह आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तो इस बातचीत के माध्यम से एक अफसोस की बात है, कोई ज्यादा कोई कम, दोनों देश की जनता को भड़काने का भी काम हुआ इस बातचीत से, ये स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जब उन्होंने कहा ये तो हमारी आजादी की लड़ाई के लड़ रहे हैं, हमारी आजादी की लड़ाई है, उनकी आजादी की लड़ाई है, तो जो आजादी की लड़ाई आपकी जमीन पर आपके आगरा में बैठ करके राष्ट्रपति जब यहाँ के कह के चले गए पाकिस्तान के, तो सोचना पड़ेगा आपको, बातचीत तो करने जा रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि आपके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो फिर जब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने बार बार कहा कश्मीर पर हम बात करेंगे, जब कश्मीर पर बार बार बात करेंगे और आपने कहा कश्मीर का कोई विवाद नहीं, कश्मीर का कोई विवाद नहीं, अगर ये आपने मान लिया है तो इसके मान आप बताइए, आपने मान लिया है कि जो पाकिस्तान लगभग 40% कश्मीर का हिस्सा दबाए बैठा है, अगर वो दबाए बैठा है तो आपने स्वीकार कर लिया है कि आपका नहीं है, पाकिस्तान का है। ये साफ बताना चाहिए बातचीत जाने पहले। हम जानना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा है और साफ साफ कहा है और उन्होंने कहा विवाद है पाकिस्तान पर और आपने कहा विवाद नहीं है, तो इसके माने विवाद नहीं है और हम कहते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर पर विवाद है,
और कश्मीर का 1/3 या 40% हिस्सा पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकृत किए हुए है। क्या आपने सवाल उठाया कि हमारा, वो कश्मीर का सवाल उठा रहा, तो क्या हमारा जो 40% बेटा 3 हमारा हिस्सा वो वापस दीजिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रचार किया कि पाकिस्तान 1/3 हमारा हिस्सा दबाए बैठा है, 140% हिस्सा हमारा दबाए बैठा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार है? क्या प्रचार की आवश्यकता नहीं है? क्या दुनिया को नहीं बताना है कि हमारा कश्मीर को दबाए बैठा है पाकिस्तान? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। तो वो कहते कश्मीर आजाद करार है, और आपने ये भी नहीं कहा कि आप 40% दबाए बैठे, वो हमको हमें देना पड़ेगा। और फिर हम कहना चाहते हैं कि आपको दुनिया के स्तर पर आपको प्रचार करना पड़ेगा कि अवैध रूप से पाकिस्तान हमारे 1/3 या 40% हिस्सा दबाए बैठा है। क्या है, आप करेंगे बात इस तरह? तो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पूरा सदन इस मामले में सहमत होगा। जब कश्मीर की बात करता है तो आपको कहना चाहिए कि 40% हमारा अवैध है, हमारा है, भारत का है। लेकिन नहीं है? तालिबी में तो कंजूसी हो रही है, ये पिट हो रही है, ताली नहीं पिट रही है। डर रहे ना, डर रहे कि वो बुरा न मान जाए। अरे डर के नहीं, आप इस बात का, इसलिए हम बैठे सुन रहे हैं। आपने खम्मा गाड़ दिया, मुझे पता है। प्लीज धीरे धीरे चोरी मुलायम सिंह जी, आप नाम रोगिन। अरे अभी तो साहब, अभी हम खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो 2-3 बातें और कहीं खत्म भी कर देंगे, क्योंकि ये देश का सवाल है। हम तो 2-3-4 ही बातें जानना चाहेंगे। अगर ये 2-3-4 बात हो जाए तो भी अच्छा है। अगर ये मैंने आपसे कहा, और ये अध्यक्ष महोदय, ये दोस्ती जब तक वोट का लालच रहेगा नहीं हो सकती। वोट का लालच नहीं, हमारा नहीं है, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी, ये गलतफहमी है। छोड़िए आप क्यों? हमारा कभी गलतफहमी नहीं है। हमें वोट का लालच कभी नहीं रहा, पिछले चुनाव में भी नहीं रहा वोट का लालच। आप तो तब तक कांप रहे थे, कोई कहेगा कभी। और आज कह रहे हैं डोंट डिस्टर्ब वोट के लालच को। हम जानते हैं आप कहेंगे बुलाओ सिंह वोट बिगाड़ना चाहते हैं, आप तो कह देंगे, अकेले में कह देंगे, लेकिन सबके सामने नहीं कहेंगे वोट ही बिगाड़ रहे हैं। देश के सामने प्रधानमंत्री जी अगर दिल बड़ा होता तो जो उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा है कि नहर वाली कोठी में बरसना बंद करेंगे, अगर आपका बड़ा दिल होता तो कहते पाकिस्तान हिंदुस्तान एक करो, नहर की कोठी नहीं, रूस पूछ कर हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो, और बात नहीं ठीक तो नहर, आप बात और सिर्फ बात कह दी, उसमें बात क्या है? इसमें ही लालच था क्या? आवेदन है। जब उन्होंने कहा कि नहर वाली कोठी में रहना हम पसंद करेंगे, ये दुर्भाग्य है वहां का कि वहां पर चाहे कोई चुनी हुई सरकार हो, चाहे फौजी शासक हो, लेकिन वहां के जो कट्टरवादी हैं उनके दबाव में हैं, उनके दबाव में वहां का शासक, चाहे हमें फिर कहा लोकतांत्रिक हो, चुनाव हुआ हो, और चाहे फौजी हो, और इसलिए जीवन मरण का सवाल पाकिस्तान बनाया जाता है कश्मीर। और जब यहां वो कह के गए तो समझ लेना, वो जानते हैं कि कश्मीर का, वो ये भी जानता है पाकिस्तान या पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, चाहे तानाशाह हो चाहे लोकतांत्रिक हो, वो ये जानते हैं कि लड़ करके कश्मीर नहीं ले पाएंगे। और ये बात नवाज शरीफ ने गुजरात साहब जब प्रधानमंत्री थे उनकी बातचीत में स्वीकार किया है। और मुशर्रफ साहब कितनी घुड़की देते हों, लेकिन वो जानते हैं कि युद्ध के माध्यम से कश्मीर को नहीं ले सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहना चाहिए था दिल खोल करके। लेकिन आप कहते हो इमरान सिंह मेरा वोट बिगाड़ना चाहता है। असली तो वोट का मामला आ जाता है। आप कहते हैं कि जाओ नहर की कोठी करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक करो, मिला दो, एक हो जाओ, आओ रेस कोर्स में बैठो आकर के पूरा हिंदुस्तान संभालो। ये है वोट के, जब इतना चौड़ा दिल होगा दोनों तरफ से, आपका अकेला नहीं,
चाहे पाकिस्तान का मुशर्रफ का भी चौड़ा दिल होगा, अगर यही का चाहते हैं। हाँ हम चाहते हैं मुशर्रफ दे दे पाकिस्तान हमको। हाँ हाँ हम चाहते हैं पाकिस्तान, हम चाहते हैं। अब बात सुनो फराना बात आदर की बात जाइए आप इस तरह बात। हम चाहते हैं खुल करके कहते हैं अगर हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला दे और रेस को तो मुशर्रफ कुछ दिनों के लिए बैठ जाए तो हम तैयार हैं। जो पाकिस्तान दे दे Corona जी प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अरे ज्यादा भाभी मत दिखाइए, हमें पता है। अरे पहले दे देगा पाकिस्तान आपको और राना काहे परेशान हो। ये कहिए पाकिस्तान दे देगा कि लाहौर के अंदर छोड़ के जाए तो वो नहर की कोई नहीं कहा रहना है। वो बोले क्या क्या हो रहा है प्लीज, ठीक नहीं है जी का भाषा तो सुन नहीं रहे। ये और ज्यादा सुने। मुलायम सिंह जी प्लीज एक शायर को एड्रेस। अरे सुनना नहीं, ये कोरोना यही मानसिकता है। शायर को इतना देर चौड़ा नहीं। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि अगर वो हिंदुस्तान में हमें पाकिस्तान दे दे तो आ जाए, कोई बात नहीं, दे दे, मैं तैयार हूं। फिर दोहराना चाहते है दिल, दोहराना चाहते हैं। नहर की कोटी में क्यों रहना चाहता, नहर वाली कोटी में क्यों रहना चाहता है। दे पाकिस्तान, मिलाओ हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो कर लो। इसको भी ये तैयार नहीं है। इसके इसी तो ऐसी मानसिकता वालों ने अध्यक्ष महोदय जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही मानसिकता के लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया है। अकेला जिन्ना इसके मंत्र हो, इसके लिए जिन्ना अकेला जिम्मेदार नहीं था, इस तरह की मानसिकता वाले भी जिम्मेदार थे। इसको मत पढ़िए हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के अपराधी कौन, पढ़ो जाकर देखो जाकर, कैसा नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लंबा जब तक ये दोनों तरफ से वोट का लालच दूर नहीं करेंगे तब तक दोनों एक नहीं हो सकेंगे। और इसके लिए मिस्टर प्रहलाद पटेल, हम जानते हैं कितना झूठ बोलने में माहिर हो। कहिए क्लिंटन को, कहिए लिखिए चिट्ठी क्लिंटन को, आग लगा दो उस किताब में। है हिम्मत? ऐसे ऐसे करते फिरते थे क्लिंटन सामने। हाँ बात क्लिंटन भारत में खुद आया, पुकारा नहीं किसी ने, एटम बम टेस्ट करने के बाद प्लीज अध्यक्ष महोदय से भागा। हम अब ज्यादा बात नहीं करना चाहते, आपसे ही करना चाहते हैं। ये पीछे टोका ताकि कर, अब फिर उनको बड़ा लगेगा, बड़ा लगेगा। बड़े ये कश्मीरी पंडितों के बड़े पक्ष में थी, घुमाते थे चारों तरफ विचारों। कश्मीरी पंडित, हम भी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कश्मीरी पंडित मेरे पास गए, हमने उनको 10-10 हज़ार का महीना दिया और फाइल मंगाइए। गाय में तो बहुत फाइलें हो जाती, सड़कें हमारी गायब हो गई, तो घोषणा हो गई, सब कुछ हो गया। अब तो हमारा वो मुरादाबाद का MP भी कह रहा है कि हमारी तो सब गायब। अब पता नहीं क्या क्या हो जाता। कानूनी साहब से लड़ेंगे जाके, आप सभी लड़ेंगे जाके, ये मामला मेरा नहीं बना उसी का नहीं। तो कश्मीरी पंडित अध्यक्ष महोदय 10,000 रुपया महीना और उनके रहने का पुनर्वास की व्यवस्था हमने नोएडा में करने का व्यवस्था करने का काम शुरू किया था, बातचीत शुरू कर दी थी और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए। अब 4 साल बाद 4 साल तक से कश्मीरी पंडितों से पूछो, मुलायम सिंह जो देते थे, हम नहीं देते, हमारी सरकार देती थी, वो क्यों बंद कर दिया 4 साल से? 4 से वो 10,000 का बंद क्यों है? कश्मीरी पंडितों की बड़ी बात करते थे कि जिस दिन हमारे अटल जी हो जाएंगे, अडवाणी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चुटकी बैठती थी तो चुटकी में कश्मीर समस्या हल हो जाएगी। चुटकी में टेप है, चुटकी
प्रधानमंत्री जी आपकी चुटकियां टेप हैं, अब ऐसी चुटकी बज रही है कि जाने कहां बंद हो गए। वो कश्मीरी पंडित 12 साल से उनकी दुर्दशा है, उसी में पति पत्नी और बेटा, बेटा की पत्नी और बच्चे, और एक पतली साड़ी है, उसके बीच में है टेंट। यह है जिंदगी कश्मीरी पंडितों की, और बड़ी बात बढ़ के करते थे कश्मीरी पंडितों की, और चुटकी में समस्या कश्मीर की हाल होती थी। अब चुटकी खोलो, चुटकी कहाँ गई? अब चुटकी बताओ, चुटकी कहाँ गई? बड़े हम बोलते अब चुटकी कहाँ चली? इसलिए हम नहीं कहना चाहते बात है, कोई कर्ता भरी नहीं कहना चाहते। आपके कोई प्रधानमंत्री के यहाँ कोई हम ऐसा कमजोरी नहीं करना चाहते, बात करने जाए तो वो जो आपको यहाँ धारते थे वो धारना कहाँ चला गया? कौन दबाया आपको? क्या कमजोरी है? कहीं न कहीं कमजोरी है, वहां तो कमजोरी है। आप कभी कभी ऐसे हो जाते भावुक कि राष्ट्रपति ने ओथ भी नहीं ले पाई और आपने बधाई पहले ही दे दी, बधाई पहले ही दे दी। तो आप बताइए, ये आपका पता नहीं है कि कौन आपको, आप अपने मन से काम कर रहे हैं कि कोई समझा देता है कि जल्दी जल्दी दे दो बधाई, बधाई में आ जाएगा। जीवन मन का प्रश्न बनाया कश्मीर, ये बधाई में नहीं आ सकता काबू में। हम ये भी नहीं कहते कि ऐसे मौके पे क्या करना है, बात भी करनी पड़ेगी और सीमा को सुरक्षित भी करना पड़ेगा। अब 1 इंच भी जमीन जाती है आपकी बातचीत के द्वारा तो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बातचीत में ये सब हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है। मुशर्रफ साहब को बधाई सबसे पहले देते हैं, जब दुनिया के देश आलोचना करते हैं, उनको कोई राष्ट्रपति की मान्यता देने को तैयार नहीं, तो हमारे भारत के योग्य प्रधानमंत्री उनको बाकायदा मान्यता दे देते सबसे पहले। जबकि आप विदेश मंत्री रह चुके हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे पहले निष्ठा है हमारी विदेश नीति की। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो ये नहीं कहा जाएगा उसका आंतरिक मामला है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में रहेंगे दुनिया में किसी मुल्क में हो। यह है विदेश नीति, विदेश मंत्री आप रहे, हमारी कुछ विदेश नीति जब बनी है तो ये हमारी विदेश नीति की ये सारे के सारे हम लोगों ने सिद्धांत बनाए थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने बने हों, और मुझे फख्र इस बात का है कि ये विदेश नीति हिंदुस्तान की नेहरू जी की, गांधी जी की देखरेख में डॉक्टर राम मनोहर ने बनाई थी जब विदेश सचिव थे तब, और वही लागू की गई थी। इसलिए विदेश नीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करिए, बातचीत करिए, लेकिन इतनी जल्दी जब दुनिया के लोगों का इंतजार कर लेते, आप बातचीत तो होनी थी, चाहे वो जनरल रहता चाहे राष्ट्रपति रहता, बात तो होनी थी, लेकिन आपको सबसे पहले बधाई देने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए हमारी विदेश नीति जो मानता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हम लड़ेंगे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हमारी विदेश नीति का जो अंग है उस पर भी कुठाराघात हुआ है प्रधानमंत्री। इसलिए आज कुछ बातें तो हम ऐसी खुल के बोल रहे हैं, बुरा लगे तो मुझे खुशी होगी तो अच्छी तरह जवाब भी मिल जाएगा। इसलिए ये बात है कि ये साफ देश के सामने हो। इसलिए हम चाहते हैं कि अब आगरा की बातचीत पूरी तरह से असफल, आगरा की बातचीत में मुशर्रफ यूं था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मुशर्रफ पूरी, हमारा मीडिया भी नई नेता में रहा, हमारा मीडिया भी नहीं रहा, हमारे कोई तैयारी भी नहीं और कोई पहले से एजेंडा नहीं, और पता नहीं कि सारी दुनिया पूरी नजर लगाए बैठी थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत हो रही, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जनता के बीच प्रत्येक चूल्हे में उम्मीद लगाए बैठे थे, भावना थी कि दोनों की दोस्ती हो, लेकिन पता नहीं कि बात करने का कैसे इतना तरीका क्या था। क्या आपने जो कहते क्या गुड़ घोड़ा घड़ा में, टुकरिया में कहते गांव के लोग क्या गुड़ घोड़ते रहे, पता नहीं क्या हुआ दोनों लोग, लेकिन बातचीत असफल। अब आप कहो कि बातचीत दस्तखत तो नहीं हो पाए, बातचीत असफल है, तो वही परिभाषा बता दीजिए कि बातचीत सफल कौन असफल कौन, वो परिभाषा हम नहीं कर पा रहे आप वाली। हम मानते हैं कि आप बातचीत असफल,
हमने आपको राय दी कि एक ही पंक्ति लिखा लो, एक लाइन, कि अब हम दोनों भाई भाई की तरह से बातचीत करेंगे। दस्तखत करो, बातचीत खूब बयान में तो आ गया, और कोई भी विवाद होगा तो हम भाई की तरह बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। अब ताकत के बल पर, हथियार के बल पर कश्मीर या हिंदुस्तान पाकिस्तान की समस्या का निदान नहीं किया जाएगा। केवल एक लाइन यही लिखा लेते, अगर ये लिखा लिया होता और अब भी लिखा के ले आइए तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो आपको बधाई देंगे। यही काम कर लीजिए कम से कम। इसलिए अध्यक्ष जी आपका इशारा हो रहा है बार बार, 45 मिनट्स औरों को, हमारे दादा को भी बोलना है, पिताजी को भी और नेताओं को बोलना है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप बातचीत करें, बातचीत का पूरा पूरा समर्थन पहले भी था, आज भी, लेकिन बातचीत अपने देश के स्वाभिमान की कीमत नहीं हो सकती है। और अगर वो कश्मीर की बात उठाता है तो बहुत बढ़ की बात कहते, अभिनंदन कह के आइए कि 40% एक चाहिए, ये भी हमारा है, और दुनिया के सामने कह के आइए, इस्लामाबाद में कह के आइए। ये मुझे उम्मीद है कि आपकी सावधानी बरत के तैयारी के साथ जाना है, और पहले से पहले एजेंडा कर लीजिए तैयार, और न जल्दी जल्दी भाग के फिर पहुंच जाइए बस की तरफ, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। पूरी तैयारी के साथ, जो अभी तैयारी नहीं हुई थी, आपका मीडिया तक साथ नहीं दे पाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप नहीं अपनी देश की छवि को बना सके। आगरा की बातचीत में आगरा का पूरी तरह से असफल, विदेश नीति की कूटनीति असफल, कोई तैयारी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं चाहता हूं कि जो यहाँ कमजोरी हुई उस कमजोरी को पूरी करके आना